मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 24 साल है। मुझे अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा पछतावा तब हुआ था जब मैं बिना कुछ जाने कुछ औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से ही हुआ था और मैं उस दिन के लिए अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी वजह से उन बेचारी औरतों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था। उनका पूरा घर बर्बाद हो गया था और उनकी हर चीज लुट गई थी। मुझे यकीन है मेरी इस बात पर वह औरतें मुझे आज तक बद्दुआएं देती होगी, आज तक मुझे कोसती होगी, क्योंकि मैंने ही उनको वह गलत रास्ता दिखाया था जिसके बारे में मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था। अगर मुझे थोड़ा सा भी इस बात के बारे में पता होता तो मैं कभी भी उन औरतों को नहीं बताती कि आप लोग वहां पर जाओ। मैं खुद भी एक गलतफहमी का शिकार हो गई थी। मेरा नाम शालिनी है। जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी तो मेरे घर वालों को मेरी शादी करवाने की बहुत जल्दी थी, मगर मैं घर वालों को हमेशा ही मना कर दिया करती थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कि मैं रोहित को पसंद करती थी। और यह बात मैं घर वालों को बताने से डरती थी, क्योंकि मेरे पापा और भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और मुझे पता था कि जब पापा और भाई को पता चल जाएगा कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूं तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मुझ पर बहुत ज्यादा रोक टोक लगाएंगे और मेरा घर से निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। रोहित से मेरी मुलाकात मेरी फ्रेंड के घर पर हुई, क्योंकि रोहित मेरी दोस्त का ही भाई था। मेरी सहेली का नाम तनु था। हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तनु मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह थी और वह भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तनु की कोई भी बहन नहीं थी। वह हमेशा यही कहती थी, शालिनी, जब से तुम मिली हो तब से बहन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती थी कि तनु को कभी भी बहन की कमी महसूस ना हो और मैं उसको अपनी सगी बहनों जैसा ही समझती थी। हमारी पढ़ाई जब से पूरी हुई थी तो कभी तनु मेरे घर आ जाती थी मुझसे मिलने और कभी मैं उसके घर चली जाती थी उससे मिलने। जब तनु मेरे घर आती थी तब रोहित उसे लेने के लिए मेरे घर आ जाया करता था और इस तरह से हमने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। काफी समय तक तो हमने एक दूसरे से बस फोन पर ही बात की। फिर जब मेरी शादी की बात हुई तो फिर रोहित ने मुझे साफ कह दिया कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भिजवाना चाहता हूं, लेकिन मैं रोहित को यही समझाती थी कि जब तक तुम्हें कोई नौकरी न मिल जाए तब तक तुम रिश्ता मत भेजना, क्योंकि मेरे पापा और भाई मेरी शादी कभी भी किसी बेरोजगार लड़के के साथ नहीं करवाएंगे और इस रिश्ते को भी मना कर देंगे। तुम पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, फिर यहां पर आओ, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उनको थोड़ा सा भी कोई शक हो गया तो वह मुझे मार डालेंगे। एक दिन मैं तनु के घर गई तो मुझे वहां पर 4-5 औरतों आई हुई नजर आई। जब मैं तनु से पूछा कि यह औरतें कौन हैं और यहां पर क्यों आई है, तब उसने मुझे बताया कि मेरा एक भाई जो कि रोहित भाई से बड़े हैं, वह हकीम है और लोगों का इलाज करते हैं। तनु ने मुझे बताया कि मेरे भाई को मरीजों से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उन्हीं से हमारा घर चलता है और उसी से हमारा गुजारा होता है। तनु ने मुझे बताया कि मेरे भाई खासकर औरतों का इलाज करते हैं जिनकी कोई संतान नहीं होती। तनु की यह बात सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि हमारे मोहल्ले में भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी संतान नहीं है। वह काफी इलाज करवा चुकी है। क्यों ना मैं उन औरतों को तनु के भाई के बारे में बताऊं। हो सकता है उनको यहां से थोड़ा फायदा मिल जाए और उनकी संतान हो जाए। इस तरह से उन औरतों का भी फायदा हो जाएगा और फिर थोड़ा फायदा तनु के भाई को भी हो जाएगा। मैं अपने घर चली गई और जाकर मम्मी को यह बात बताई। मम्मी हमारे मोहल्ले में कभी कभी औरतों के घर जाया करती थीं और काफ़ी औरतें भी हमारे घर आया करती थीं, क्योंकि मेरी मम्मी कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी का काम किया करती थीं और काफ़ी औरतें मेरी मम्मी से कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करवाती थीं। जब मम्मी उनके कपड़े तैयार कर देती थीं तो कभी कभी उनके घर देने के लिए भी चली जाती थी। इसी वजह से मम्मी का काफ़ी औरतों से मिलना जुलना लगा रहता था। मम्मी ने काफ़ी औरतों को तनु के भाई के बारे में बताया कि वहां जाकर तुम लोग इलाज करवाओ। उनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं इलाज करवाने। मम्मी की तो बस कहने की देर थी। औरतों को तो डॉक्टर से ज्यादा हकीमों और वेदों पर यकीन होता है। उन औरतों ने तनु के भाई का पता पूछा। मम्मी ने उन औरतों को पता बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हमें उस मोहल्ले से जाना पड़ा, क्योंकि भाई जहां काम करते थे उन्होंने वही घर ले लिया था और यहाँ वाला घर उनकी दुकान से बहुत ज्यादा दूर था, तो आने जाने में परेशानी होती थी। इसी वजह से पापा ने यह सोच लिया था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वहीं जाकर रहेंगे।
हमारे हालात ज्यादा ठीक नहीं थे। यह घर भी भाई ने लोन पर लिया था। हमें नए घर में आए हुए 5 महीने गुजर गए और तनु से उन 5 महीनों में एक बार भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पापा घर से निकलने की परमिशन ही बहुत कम दिया करते थे। रोहित से फोन पर मेरी बात अक्सर हो जाया करती थी। रोहित को जब नौकरी मिल गई थी तब वह हमारे घर रिश्ता लेकर आया। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी, जिसकी मैं हमेशा सपना देखा करती थी। रोहित की नौकरी लग गई थी, इसलिए पापा ने भी रिश्ते को मना नहीं किया था और पापा ने रोहित को 4 महीनों के अंदर अंदर शादी करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे पापा हम सब की जिम्मेदारी से जल्दी फ्री होना चाहते थे और वह चाहते थे कि जल्द से जल्द मैं अपने बच्चों की शादी कर दूं और फिर सुकून से केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल जाऊं। इसलिए दोनों घरों में जल्दी जल्दी शादी की तैयारी हुई और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी की सबसे ज्यादा खुशी मेरी सहेली तनु को हुई थी, क्योंकि अब मैं उसकी भाभी बनने जा रही थी, उसके साथ रहने जा रही थी। मेरी शादी के बाद तनु और मैं हर समय साथ रहते थे, क्योंकि रोहित सुबह को ऑफिस चले जाते थे और शाम को 8 o'clock बजे वापस आते थे। मैं सारा दिन रोहित के बिना गुजारती थी, लेकिन तनु के होते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। तनु और मैं घर का सारा काम एक साथ किया करते थे। हमारे घर में जो कोई भी औरतें आती थीं, वह यह बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि हम नंद और भाभी हैं। वह सब हमें बहनें समझती थीं। मेरी सास को तो इस बात पर बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वह मुझे और तनु को हमेशा यही कहती थी कि हमेशा ऐसे ही रहना। तुम दोनों को एक साथ इस तरह हंसता और खुश देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मेरी सास मुझे कहती थी कि शालिनी, तुम बहू कम बेटी ज्यादा लगती हो। मेरी सास खुद भी एक बहुत अच्छी सीधी सादी औरत थी। वह मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार करती थी, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहता था। मेरी सास ने मुझसे कहा था, बहू अब मैं दादी बनना चाहती हूँ, अब तुम्हें मुझे एक पोता या पोती देनी होगी। मेरा अभी बच्चा पैदा करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन सास की बात मानने के लिए सोच रही थी। मेरा इरादा इसलिए नहीं था क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वह घर किराए का था। इसलिए मेरे पति रोहित ने मुझसे कहा था कि जब तक हम अपना घर नहीं खरीद लेंगे तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है और फिर इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। रोहित का कहना था कि हम अपने बच्चों के लिए कम से कम एक घर तो खरीद लें, फिर बच्चे पैदा करेंगे। उनकी यह बात मुझे भी ठीक लगी थी, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी थी। लेकिन अब जब सास ने यह बात कही कि वह दादी बनना चाहती हैं, तो फिर मैंने रोहित से बात की और रोहित ने जो खबर मुझे उस समय सुनाई, वह खबर सुनने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि रोहित ने मुझसे कहा कि रोहित जिस जगह काम करते हैं उन लोगों ने रोहित को नौकरी से निकाल दिया है, इसीलिए फिलहाल बच्चे पैदा करने के बारे में सोचो भी मत। रोहित की नौकरी चले जाने पर तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि रोहित की सैलरी से और मेरे जेठ की कमाई से ही घर चलता था और अब हमारी जिम्मेदारी भी हमारे जेठ पर आ गई थी। मेरी जेठानी की शादी के 6 महीने बाद ही एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। तब से मेरे जेठ ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरे जेठ काफी अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी हमें खुद पर बोझ नहीं समझा था। मेरे जेठ की पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब उन्होंने घर में ही एक छोटा सा अस्पताल बना लिया था, जहां पर वह औरतों का इलाज किया करते थे। काफी औरतें उनके पास इलाज करवाने के लिए आती थीं और मेरे जेठ दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। मेरे जेठ की कमाई के पैसों से हमने अपना एक घर खरीद लिया था और मेरी सास ने तनु की शादी के लिए काफी सारे जेवर भी बनवाए थे। मेरी सास ने जब एक बार फिर मुझसे कहा कि तुम्हें अब एक बच्चा पैदा करना चाहिए, तो मैंने अपनी सास को रोहित की कही हुई बात बता दी कि वह चाहते हैं जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती और मैं अपना घर नहीं खरीद लेता, तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो मेरी सास ने मुझसे बोला कि यह घर भी तो आप लोगों का ही है, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि यह घर तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम अपने दिमाग से यह बात निकाल दो और एक बच्चा पैदा कर ही लो। तो मैंने भी अपनी सास से बोल दिया कि मम्मी, जेठ जी से तो काफी औरतें इलाज करवाने के लिए आती है, क्योंकि जिनकी संतान नहीं होती वो तो उन्हीं औरतों का इलाज करते हैं। आप भी उनसे कह दो कि मुझे भी कोई दवाई दे दे जिससे मैं गर्भवती हो जाऊं। मम्मी ने जब मेरे जेठ जी से यह बात बोली तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं भाभी का इलाज नहीं करूंगा। मुझे उनकी यह बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। मुझे यही लगा कि शायद हम उनके घर में रहते हैं, इसलिए यह ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी कोई संतान न हो। मम्मी ने मेरे जेठ जी को काफी बार बोला था,
मगर मेरे जेठ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस बात पर मुझे कुछ कुछ शक होने लगा और मैंने आने वाली औरतों से पूछना शुरू किया, क्योंकि हमारे घर में एक कमरा बना हुआ था जहां पर मेरे जेठ औरतों के इलाज करते थे और उस कमरे में जाने की किसी को भी परमिशन नहीं होती थी। मैं जब भी किसी औरत से पूछती कि क्या आपको मेरे जेठ के इलाज से फायदा हुआ है, तो हर आने वाली औरत यही कहती थी कि मैं पहली बार आई हूं और यही उम्मीद लेकर आई हूं कि आपके जेठ के इलाज से भगवान हमारी झोली में संतान डाल दे। पर जो कोई भी औरत उस कमरे में जाती थी तो फिर वह वापस बाहर नहीं आती थी। पहले तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि औरतें कमरे से बाहर निकलती हैं या नहीं, लेकिन फिर जब एक दिन मैंने नोटिस किया तो पूरा दिन गुजर गया। कोई भी औरत कमरे से बाहर ही नहीं आई और ना ही मेरे जेठ कमरे से बाहर आए। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे जेठ ऐसा कौन सा इलाज करते हैं औरतों का जो उन्हें वापस कमरे से बाहर नहीं निकालते। मैंने अपनी सास से भी इस बारे में बात की, पर उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे बस यही कहकर टाल दिया कि इलाज करवाने आती है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, क्योंकि काफी भीड़ लगी रहती है और लोगों को टाइम देने में मेरे बेटे को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। उसे तो अपने खाने पीने तक की परवाह नहीं होती। मैंने अपनी सास के साथ इस बारे में और ज्यादा जिद नहीं की, क्योंकि मैं उन्हें यह क्लियर नहीं बता सकती थी कि मुझे उनके बेटे पर शक हो रहा है। यह बात मैं उन्हें कैसे कह सकती थी, इसलिए मैंने सोचा खुद ही इस बात का पता लगाऊं, क्योंकि मैं अपने शक को दूर करना चाहती थी। एक दिन सुबह को अपने जेठ के कमरे में जाने से पहले ही उनके कमरे में जाकर छिपकर बैठ गई, जहां पर वह औरतों का इलाज करते थे। जब मैं वहां पर थी तभी इलाज करवाने के लिए 4-5 औरतें आए और मेरे जेठ से दवाई लेने लगीं। मेरे जेठ उन्हें दवाई देते हुए उनसे काफी सारे पैसे मांग रहे थे। वह औरतें जब कह रही थीं कि इस बार थोड़े पैसे ले ले, जब आपकी दवा से हम गर्भवती हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देंगे और आपको खुश कर देंगे, लेकिन मेरे जेठ जी उनको इस बात से ही इलाज करने पर मना कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं आप लोगों का इलाज बिल्कुल भी नहीं करूंगा जब तक आप मुझे मेरी मुंह बोली रकम नहीं देंगे। मुझे अपने जेठ की यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। इस समय मैंने यह सोच लिया था कि इस तरह से करके यह इतनी जल्दी इतने अमीर बन गए हैं और अपना घर और गाड़ी खरीद ली है। फिर मैंने सोचा शायद मेरे जेठ के इलाज में इतना ज्यादा असर है, इसलिए तो यह औरतें इतने बहुत पैसे देकर जाती हैं, वरना तो कोई इतने पैसे किसी को क्यों देता। मुझे तो बहुत ज्यादा हैरत हुई जब मैंने देखा कि मेरे जेठ के उस कमरे में एक और पीछे से दरवाजा बना हुआ था। वह औरतें जिस दरवाजे से आती थीं, मेरे जेठ उस दरवाजे से उनको वापस जाने नहीं देते थे और उनको पीछे के दरवाजे से जाने के लिए बोलते थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मेरे जेठ वहां पर बैठे थे और अब मुझे उस कमरे से निकलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं छुप कर बैठी हुई थी और जब तक मेरे जेठ वहां से चले नहीं जाते तब तक मैं उस कमरे से निकल नहीं पाती। जब मैं वहीं पर ही थी तब वहां पर एक औरत आई और मेरे जेठ के साथ झगड़ने लगी। वह मुझे जानी पहचानी लग रही थी। जब मैंने ध्यान दिया और सोचने लगी कि यह तो वही औरत है जिस औरत को मैंने अपनी शादी से पहले अपने जेठ का पता बताया था, जो वहां पर रहती थी जहां पर हम पहले रहा करते थे। वह औरत मेरे जेठ से कहने लगी कि तुमने जितने पैसे मांगे मैंने हर बार तुम्हें उतने पैसे दिए, मगर तुम्हारे इलाज से मुझे बिल्कुल भी फायदा ना हुआ। मैंने तो अपना घर भी बेच दिया और अपना पैसा, अपने जेवर सब कुछ तुम्हें दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ कि मुझे कब संतान होगी। मेरे जेठ तो उस औरत को डांट कर अपने कमरे से निकाल रहे थे। वह औरत मेरे जेठ को धमकियां दे रही थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। वह औरत बहुत ज्यादा रो रही थी। वह कह रही थी कि मेरे पति मुझे अब घर से निकाल रहे हैं, वह मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। मैंने उन्हें पक्का यकीन दिलाया था कि इस हकीम की दवाई से मुझे जरूर संतान हो जाएगी। वह औरत उस वक्त कह रही थी कि मुझे पूनम दीदी का कहना मानना ही नहीं चाहिए था और ना ही आपके पास आना चाहिए था। पूनम मेरी मम्मी का नाम था और मेरी मम्मी ने ही उस औरत को हकीम के बारे में बताया था और मम्मी को मैंने बताया था। सारा कसूर मेरा था। मैंने बिना जाने ही इतनी औरतों को अपने जेठ के बारे में बताया था और मैं उस समय जहां पर छुपी बैठी थी और वहां से निकलकर बाहर आ गई। मुझे देखकर तो मेरे जेठ बहुत ज्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं यहां पर भी हो सकती हूं। जिस तरह से वह उस औरत से बात कर रहे थे, मुझे देखकर तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगे। मुझे कहने लगे कि भाभी आप यहां पर क्या कर रही हैं। वह औरत जो उस समय मेरे जेठ के पास खड़ी थी,
वह मेरे जेठ को कह रही थी कि मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दो। उस औरत ने मुझे इस समय पहचान लिया। मुझे कहने लगी, शालिनी, यह तुम्हारा जेठ है। यह तो ढोंगी है, यह कोई हकीम नहीं है। यह औरतों से पैसे लुटता है और यह दवाई देने से पहले ही औरतों से काफी पैसे मांगता है। वह औरत मुझसे कह रही थी कि शालिनी, मैं तो तुम्हारे कहने पर इस हकीम के पास आई थी, इसकी बातों में आ गई। मैंने अपने घर तक बेच दिया। अब मेरे पति मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। बताओ मैं कहाँ जाऊं? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों तुमने मुझे यहां भेजा था? अब बताओ मैं क्या करूं? वह औरत बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वह कह रही थी कि मेरे पति मुझे डाइवोर्स दे देंगे। जब तक मैं उसके पैसे वापस न कर दूं, मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरे जेठ तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। वह कह रहे थे उस औरत से कि तुम किसी को भी मत कहना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने अपने जेठ से इस समय कहा कि आप इस औरत के पैसे तो लौटा देंगे, और बाकी सारी औरतों से जितने पैसे आपने लूटे हैं वह कौन वापस करेगा? मेरे जेठ मुझसे कह रहे थे कि भाभी, आपको उन औरतों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अपने पैसे वापस लेने के लिए नहीं आएगा। मैंने अपने जेठ से कहा कि आपको पता भी है यह कितना बड़ा गुनाह है। अगर आप हकीम नहीं थे तो आपने लोगों को क्यों कहा था कि मैं आपका इलाज करूंगा और मेरे इलाज से आप गर्भवती हो जाएगी? झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है, और आप झूठ से कमाए हुए पैसों से हम सबको खिला रहे हैं। ये सारी कमाई तो हराम की थी। मतलब हम इतने सारे दिनों तक गलत काम के पैसे खाते रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं आपके कमाए हुए पैसे से अपना पेट भरा है। मेरे जेठ को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनके सामने बोलना बेकार समझा और उनके कमरे से चली गई। मेरे जेठ के पास जितने पैसे उस समय थे उन्होंने उस औरत को दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोल दिया। मैंने अपने पति से बात कर ली और उनको अपने जेठ के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे अब इस घर में एक दिन और नहीं रहना और ना ही अपनी जेठ के कमाए हुए पैसों से कुछ भी खाना पीना है। मेरे पति ने अपने भाई से इस बारे में बात की तो उनके भाई ने साफ कह दिया कि अगर आपको इस घर में नहीं रहना है तो यहां से चले जाएं। बाकी आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। मेरे पति और मैं उसे घर से चले गए और मैं अपने पति को लेकर अपने मायके चली गई। हम दोनों वहां पर रहने लगे। मैंने अपने घर वालों से बोल दिया कि मेरे पति को यहीं पर नौकरी मिली है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए आपके घर में रहने आए हैं, जब तक हम अपने लिए कोई घर नहीं देख लेते। मैं वहां पर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर लिया और हम अपना खाना पीना खुद ही करते थे। मेरे पति की इतनी सारी कोशिश के बाद उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिसकी सैलरी काफी अच्छी थी। कुछ ही महीनों में हमने अपना घर अलग ले लिया, क्योंकि मैं अपने पति की सारी सैलरी जोड़ती थी और अपने ट्यूशन के पैसों से गुजारा करती थी। मेरे पति मुझसे कहते थे कि यह सब कुछ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो हम कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाते। घर खरीदने के बाद मैंने अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाया था, जिसके इलाज के बाद 3 महीना में ही मैं गर्भवती हो गई थी, और इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। मैं मिठाई लेकर अपनी सास के पास भी गई। उनको भी यह खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। मैंने अपनी सास को अपने साथ रहने के लिए भी बोला था, लेकिन वह कहती थी कि तनु अभी कुंवारी है और मेरे बड़े बेटे की दुल्हन नहीं है। वह अकेला कैसे रहेगा जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती। मैं यहीं पर रहूंगी। जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो कभी यहां पर आ जाया करूंगी मुझे। जब 7वां महीना शुरू हुआ तो तनु और मेरी सास हमारे घर आई। मेरी सास को देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होने लगी। मेरी सास उस समय पहली बार हमारे घर आई थी और काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। मैं जब उनसे उनकी परेशानी की वजह मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बड़े बेटे का कारोबार अब बिल्कुल बंद होने लगा है और हमारे घर में तो अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये खबर सुनने के बाद मैं समझ गई, उनके झूठे हकीम होने की खबर शायद सबको हो गई है, और मुझे इस बात से काफी खुशी मिली। अब काफी गरीब लोग लुटने से बच जाएंगे, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरे जेठ गरीब लोगों को उनको अपनी बातों में फंसाकर पैसे ना ले। मेरी सास और मेरी नंद अब हमारे साथ ही रहने लगी थी, लेकिन मेरे जेठ मेरे घर एक बार भी नहीं आए थे। मेरे पति को कुछ लोगों से पता चला था कि मेरे जेठ अपना घर बेच रहे हैं। जब मेरे पति ने अपने भाई से जाकर पूछा कि तुम अपना घर बेच रहे हो, तो मेरे जेठ बहुत ज्यादा रोने लगे। कहने लगे कि मैंने आज तक जितने लोगों से पैसे लिए हैं, अब बहुत ज्यादा लोग मुझसे पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा,
कि मैं उनको वापस दे सकूं। मेरे जेठ अपने भाई से बोल रहे थे कि मैं अब कहाँ जाऊंगा, अब तो मुझे पुलिस पकड़कर ले जाएगी, मुझे बचा लो। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रहा हूं। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे जेठ बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि काफी लोगों ने उसकी इस बात की भी धमकी दी थी कि वह पुलिस में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे कि उन्होंने लोगों से झूठ बोलकर पैसे लूटे हैं। मेरे पति ने अपने भाई का मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया था। मेरे पति ने अपने भाई को बोला था कि तुम घर मत बेचो, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा और धीरे धीरे तुम पर जितना भी कर्ज होगा मैं सब चुका दूंगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा थे जो कि घर बेचकर ही चुकाए जा सकते थे। मेरे जेठ ने अपना घर बेच दिया, काफी लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए, जबकि बहुत सारे लोगों से माफी भी मांगी थी। मेरे पति अपने भाई को लेकर अपने घर आ गए थे और मेरे जेठ अपनी नजरों में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा बहस की थी। मुझे कहा था कि आपको मेरे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपने जेठ को हिम्मत करने के लिए बोला था और बोला था कि अच्छी कमाई में बहुत सुकून होता है, चाहे वह थोड़े से ही क्यों ना हो, तब भी अच्छे से गुजरा हो जाता है और ना ही उनको वापस करने की कोई फिक्र रहती है। आज आपकी जितनी बदनामी हो रही है, अगर आप ये कदम ना उठाते और झूठ बोलकर पैसे न कमाते तो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। मेरे जेठ बहुत ज्यादा पछता रहे थे, शर्मसार हो रहे थे। अब सब लोग हमारे घर में रहने लगे थे। मेरे पति जिस कंपनी में काम करते थे वहीं पर अपने भाई को भी नौकरी दिलवा दी और बाकी जितने लोगों के पैसे रह गए थे धीरे धीरे करके सबके पैसे वापस कर दिए। अब मेरे जेठ के पास किसी भी औरत के पैसे नहीं थे। दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से बहन की शादी की और भाई होने का फर्ज निभाया था। तनु की शादी की खुशी मुझे बहुत ही ज्यादा हुई थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी हुआ था क्योंकि वह मुझसे दूर जा रही थी। तनु की शादी वाले दिन हम दोनों सहेलियां गले लगकर बहुत ज्यादा रोए थे। मेरे पति और मेरे जेठ अब दोनों ही नौकरी करते थे और अब हमारा घर बहुत ही अच्छे से चलता था। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि दोनों भाई एक साथ रहते हैं, पर मेरी सास को बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी कि अब मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि अब तो वह इतना ज्यादा बदनाम हो गया है, कोई उसे अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा। मैंने अपनी सास की यह परेशानी भी खत्म कर दी और अपनी मम्मी की दोस्त से उनकी बेटी का रिश्ता अपने जेठ के लिए मांगा, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश थी और अपने मायके में कभी भी अपने ससुराल की कोई भी शिकायत नहीं की थी। इसलिए मेरी मम्मी की दोस्त को रिश्ता देने में कोई भी ऐतराज नहीं था और फिर मैंने उसकी शादी अपने जेठ के साथ करवा दी। अब हम दोनों देवरानी जेठानी साथ रहते थे और दिलो जान से अपनी सास की खिदमत करते थे। हमारी सास हमें बदले में बहुत दुआएं देती थीं और हमें कहती थी कि तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं हो, मेरी बेटियां हो। और फिर हम बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।